वेलकम बैक बच्चों। अब हम आगे 50 क्वेश्चन बात कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन और बात करते हैं पेपर 2 के अंदर ही, और सारे क्वेश्चन वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हैं ऑडिट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर मोर देन 20 कंपनीज फॉर ऑडिट विल बी। देखो एक चीज मैं यहां बता दूं, यहाँ पे मैं समझाने के पीछे मेरा मेन मकसद ये होता है कि उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन अगर बने तो आप कर सको। देखो अगर कोई ऑडिटर है ना, किस में बात हो रही है, ये पहले तो बात हो रही है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, और दूसरी बात हो रही है कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो उस केस में कहते हैं कि कोई भी ऑडिटर इंडिविजुअल या जो फर्म है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी ऑडिट ले सकता है, 20। मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकता है वो 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है। उसके बियॉन्ड अगर करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा एज ए ऑडिटर। ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब इसका आंसर ये होता है कि इफ एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर मोर देन, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम कितनी कंपनीज की ऑडिट कर सकता है वो 20। तो 20 कंपनी, अगर 20 कंपनी से ज्यादा करता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड। ऑप्शन बी। लेकिन ध्यान दो बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये जो 20 कंपनी है कौन सी वाली सर? बात तो ये है क्योंकि इसमें प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, उनको ले वो भी चीज है। तो मैक्सिमम किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनीज की बात हो रही है, पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में 20 से ज्यादा अगर कोई भी कंपनी है, अगर किसी इंडिविजुअल कोई सीए है, अगर फर्म है तो उसका अकेले अकेले को काउंट करते हैं, तो उसको 20 से ज्यादा कंपनी की ऑडिट नहीं ले सकता वो, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन is disqualified if he is indebted of the company। अगर उसने क्या रखा है, डेप्ट ले रखा है, इंडेप्टेड है किससे, कंपनी में, जिस कंपनी में की ऑडिट वो करने जा रहा है उस कंपनी में उसके डेप्ट है कितना, अगर उसके पास मोर देन 5 लाख, अगर 5 लाख से ज्यादा का डेप्ट है, मतलब डेप्ट का मतलब कोई सीए है, वो रिलायंस की मान लीजिए ऑडिट लेने जा रहे हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, उसमें उनके पास पहले से ही उन्होंने ले रखा है 5 लाख से ज्यादा का डेप्ट, किससे, उस कंपनी से, तो वो रिलायंस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज इंडेप्टेड टू द कंपनी फॉर मोर देन 5 लाख। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच रूल ऑफ कंपनीज रिमूवल ऑफ ऑडिटर कंप्लाइंग। देखो भाई, एक हो गया, पहले तुम्हें बता दो आंसर क्या होगा, अंडर विच रूल की बात हो रही है, कंपनीज रिमूवल ऑफ ऑडिटर कंप्लाइंग, तो रूल 7 के अंदर, ठीक है, ऑप्शन बी। अब ध्यान से सुना, लॉ के अंदर क्या होता है, प्रोविजन जो सेक्शन के अंदर बात होती है, रूल होता है अलग से जो लॉ के पैरेलल ही लेकर आते हैं, तो उसमें एक वर्ड जो हो रहा है रिमूवल, ध्यान दोगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में परेशान कर सकता है रिमूवल, और एक हो जाता है कैजुअल वैकेंसी। तो दोनों में डिफरेंस है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया, जहां पे अगर ऑडिटर की डेथ हो गई या रिजाइन कर दिया, उस टेन्योर मतलब एक एजीएम से अगले एजीएम के बीच में जो उसका टाइम फ्रेम है, जब तक उसको ऑडिट का ऑफिस होल्ड करना है, उसके बीच में डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देता है, तो कैजुअल वैकेंसी हो गई। लेकिन अगर निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा निकाल दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर के द्वारा, तो उसको रिमूवल कहते हैं, उसको हटा देना कहते हैं। और रिमूवल क्यों कर देगा कोई, तो उसके पीछे बड़ा प्रोसेस है, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन और आएंगे। तो फिलहाल ये चीजें कहां लिखी है, रूल में लिखी है, रूल 7, कंपनीज एक्ट के रूल 7 में, ठीक है। चलिए, अगर आप रिमूवल करना चाहते हैं, देखो बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे मैंने बताया रिजाइन अगर ऑडिटर करता है तो आप वो बीओडी रिकमेंड करता है उसको, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर को, तो फिर नया पॉइंट होता है। ठीक उसी तरीके से रिमूवल करना, कंपनी के ऑडिटर को रिमूव कर लोगे तो उसके लिए 10 रिक्वायरमेंट होती है। तो कहते हैं कि फॉर्म रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ ऑडिटर, किसी ऑडिटर को रिमूव करने के लिए कौन सा फॉर्म जरूरी होता है, तो बेटा ADT2 एक अपॉइंटमेंट का, ऑडिटर ADT2, और एक दूसरा रिमूवल का MGT14, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ए ऑफ बी नहीं, ए एंड बी। ओके डन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ADT2 और MGT40 इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर कितने दिनों में कर देना चाहिए, कितने दिनों में, तो कहते हैं विद इन 30 डेज। किसके पास करना होता है, आरओसी ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास। ओके डन। चलिए, अंडर सेक्शन 140 सब सेक्शन 1, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ ऑडिटर हिज कंसर्न शैल गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ
देखो ये तो लॉ में है बेटा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि कोई भी केस होगा ना, जैसे पुलिस ने पकड़ भी लिया, इसी में कसाब का केस भी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि अगर किसी के ऊपर अगर केस लग रहा है तो उसे पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपने आप को साबित करो कि आप सही हो या गलत हो। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहे हैं कि अगर रिमूवल कर रहे हो ऑडिटर को तो उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। किस चीज के लिए? बीइंग हियर्ड, सुनने का अधिकार, कि भैया अपना पक्ष रखने का अधिकार, ऐसे नहीं रिमूव कर सकते। तो भारत में, भारत के संविधान में यह है, किसी भी केस में आपको सुनने का अधिकार दिया जाता है, इसीलिए वकील होते हैं, इसीलिए वकील दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ जो रेजिग्नेशन। ठीक है, तो वो कैजुअल वैकेंसी वाला जो केस आकर किस में होता है बेटा? सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 18 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल 8 ऑडिटर। तो यानी कि बेटा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट या फिर रूल 8 ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर रूल। ठीक है, चलिए डन। नेक्स्ट, व्हेन फॉर्म ADT 3 इज फिल्ड, जब भरा जाएगा ADT 3 इज फिल्ड तो क्या होगा? व्हेन फॉर्म ADT कब भरा जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑडिटर पे, वो तो ADT 2 था, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर पे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे नहीं होता है। ऑप्शन बी, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, देख लो। ठीक, ADT 2 किसके लिए था? रिमूवल के लिए, और ये फॉर्म नंबर ADT 3 किसके लिए? रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर जब करेगा तब। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल इस कम्स अंडर, किस में आता है? रिमूवल ऑफ ऑडिटर किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल, देखो दो बातें होती है। एक तो आपने कहा ना कि कंपनी, बोर्ड ऑफ कंपनी कर रही है, शेयर होल्डर करे, कोई कारण होगा, वो लंबी चौड़ी कहानी है, मैं उस पर बात नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनल का मतलब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अगर वो करती है तो भाई उस ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अगर रिमूव करती है, हटाती है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगता है? देखो ADT 1, ADT 3, ADT 6, ADT 3 अभी हमने देखा, तो कौन सा होगा? ADT 1। ठीक है, आपके पास 3 फॉर्म है। ADT 2 किसके लिए था? रिमूवल ऑफ ऑडिटर कंपनी के द्वारा। ADT 3 किसके लिए था बेटा? वो आपका रेजिग्नेशन वाला। और ADT 1 कर रहे हो किसके लिए? अगर ट्रिब्यूनल करता है रिमूव। ठीक, चलिए नेक्स्ट। What attachments are required during removal of auditor by tribunal? अगर ट्रिब्यूनल रिमूव करता है किसी ऑडिटर को, तो इसमें से कौन कौन सी चीजें जरूरत होती है अटैच करने के लिए? एक तो बोर्ड की रेजोल्यूशन कॉपी, जो बोर्ड ने कहा कि भैया इनको हटाना है। कंसेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कहता है हाँ भाई मैं हटना चाहता हूँ। कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जो ऑर्डर दिया है ट्रिब्यूनल ने वो, यानी कि सारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, when an auditor shall not be eligible to be appointed as an auditor of an company for 5 years, when an auditor shall not be eligible to appoint as an auditor of an company for 5, किस दशा में कोई भी ऑडिटर जो है ना फिर से 5 सालों के लिए अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं होता? तो देखो रिमूवल के केस में भी हो जाता है, रेजिग्नेशन के केस में भी हो जाता है। रेजिग्नेशन 2 बार हो गया, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल, इन तीनों के केस में, चारों के केस में यार ABCDE, ये तो गलत है, ये वाला कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। रिमूवल अगर ट्रिब्यूनल ने कर दिया ना, अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि अगर ट्रिब्यूनल किसी को रिमूव कर रहा है तो ये बड़ी बात हो गई, तो ऑप्शन डी। अगर ट्रिब्यूनल ने किसी को रिमूव कर दिया तो वो दोबारा ऑडिटर 5 साल के लिए नहीं बन सकता। ठीक, चलिए। ए इज एसोसिएटेड विद द वैल्यूएबल प्रोफेशन, इसमें से कौन है वैल्यूएबल प्रोफेशनल के लिए बेटा? चार्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, एम्प्लॉय मैनेजर नहीं होते प्रोफेशनल, दे आर द एम्प्लॉय। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है? प्रोफेशनल्स होते हैं। नेक्स्ट, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल? मेंबर ऑफ कंपनी, थर्ड पार्टी, दोनों के लिए होता है बेटा, दोनों के लिए। ऑप्शन ए एंड बी। ठीक, ये सब अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। थर्ड पार्टी में कौन इंक्लूड किया जाता है बेटा? क्रेडिटर भी होता है, बैंकर भी होता है, बोथ हैं A एंड B,
दोनों थर्ड पार्टी बोले जाते हैं, किसके लिए? कंपनी के लिए। ये भाई कंपनी है, कंपनी और ऑडिटर के बीच में ये थर्ड पार्टी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की लायबिलिटी क्या है? सिविल लायबिलिटी, यस, कोई सिविल केस होगा, अब इसमें बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, लॉ की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। क्रिमिनल लायबिलिटी, यस वो भी हो सकता है, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज वो भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस, ठीक, सारे लायबिलिटीज हो सकते हैं। नेग्लिजेंस मीन्स, नेग्लिजेंस क्या होता है? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, नेग्लिजेंस है किसी, अब नेग्लिजेंस समझते हो ना कि किसी को, अब हिंदी वो उसका आ नहीं रहा है, लापरवाही कर देना, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ठीक, ओके डन। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इज एन ऑफ शेयर होल्डर, क्या वो शेयर होल्डर का ऑडिटर क्या होता है? मेंबर होता है, डायरेक्टर होता है, एजेंट होता है, क्लाइंट होता है? शेयर होल्डर का एजेंट होना नहीं चाहिए एजेंट, बट ठीक, ऑप्शन ये थोड़ा सा, चलिए बीकॉम का है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ सिविल लायबिलिटी एन ऑडिटर हैज टू, क्या करना? अगर नेग्लिजेंस होता है तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, काम किया नहीं ढंग से, उसके कारण कुछ गलत रिपोर्ट गई चली गई तो उससे कंपनी का नुकसान हुआ, तो उस नुकसान के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिसफिसांस, क्या होता है? ये सब कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है। मिसफिसांस मींस क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है बेटा, किसी का विश्वास तोड़ देना, विश्वासघात, ठीक। नेक्स्ट, इफ एन ऑडिटर क्लोज समथिंग रॉन्गफुली in the performance of his duties, registering is a financial loss to the company B is guilty of। अगर कोई क्या कर रहा है? ऑडिटर क्लोज समथिंग रॉन्गफुली, कोई चीज गलत बंद कर रहा है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, रजिस्टरिंग इज अ फाइनेंशियल लॉस, इससे क्या हो रहा है? कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो ये विश्वास मिसफिसांस हो गया, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, who shall be liable to compensate every person who subscriber for any share or debenture on the faith of prospectus containing an untrue statement made by him as an expert। ये आप लोगों ने फिर से मैं बोल रहा हूँ कंपनी लॉ में पढ़ा है। कौन लाइबल होगा कंपनसेट करने के लिए? अगर शेयर या डिवेंचर के लिए जो प्रोस्पेक्टस में आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो उसके लिए कौन होगा बेटा? स्टेटमेंट मेड बाय हिम एज एन एक्सपर्ट, अगर उसने किसी एक्सपर्ट के रूप में बनाया तो ऑडिटर बेटा, अगर ऑडिटर ने उसको बनाया, ऑडिटर ने उसको देखा, सब कुछ चेक किया प्रोस्पेक्टस को और उसने उसको अप्रूव कर दिया और उसमें गलत इंफॉर्मेशन थी, तो ऑडिटर कंपनसेट करने के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिटर में एस्केप फ्रॉम लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर अनट्रू स्टेटमेंट। ऑन ऑडिटर में एस्केप फ्रॉम लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2000, अनट्रू स्टेटमेंट अगर आपको मिलता है तो उसमें क्या एस्केप कर सकता है? एस्केप फ्रॉम लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट क्या कर सकता है? तो कहता है ही प्रूव्स द इशू विदाउट हिज नॉलेज, ही प्रूव्स द विथड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अगर अनट्रू स्टेटमेंट है तो क्या उसकी लायबिलिटी से एस्केप कर सकता है ऑडिटर? तो कहते हैं भाई कि अगर वो प्रूफ कर देता है कि उसके विदाउट नॉलेज, उसके नॉलेज के बिना ये बात कही गई है, उसको ये इसके बारे में पता नहीं थी, he proves he withdraw his consent before prospectus registration, कह रहा है कि प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन से पहले ही, ये बात लिखने से पहले ही वो रिजाइन कर चुका था, तो इन दोनों के केस में वो अपनी लायबिलिटी से बच जाएगा। बोथ है, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ा ना कि प्रोस्पेक्टस में कोई गलत बात हो गई तो उसके लिए लायबिल कंपनसेशन कौन देगा? ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर ने प्रूव किया। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्टस में कोई बात है, कोई गलत बात लिखी है, क्या उसकी लायबिलिटी से, उसकी कंपनसेशन से ऑडिटर बच सकता है? हाँ बच सकता है, दो कारणों में। या तो वो प्रूफ कर दे कि इस चीज के बारे में मुझे कोई किसी ने जानकारी नहीं दी थी, दूसरा वो इस प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन होने से पहले ही उसने कंपनी छोड़ दी हो, रिजाइन दे दिया हो, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following are comes under criminal liability of auditor under companies act 2013? इसमें से कौन सी चीज क्रिमिनल लायबिलिटी में आती है बेटा? पेनाल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स,
देखिए सिविल लायबिलिटी अलग बात होती है, इसमें पेनल्टी लगती है, क्रिमिनल लायबिलिटी में जेल हो जाती है भाई। तो पहली बात कर रहा है फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। बुक्स का मतलब यहाँ क्या, कोई किताब नहीं बोल रहे हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और अदर जो भी लेजर ओजर है, ठीक है, उसके क्या करना, पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। कोई क्या कर रहे हो कि आप फॉल्सिफिकेशन, बुक्स में गलत बातें लिखी गई हैं, गलत तरीके से एंट्रीज हैं बनाई गई हैं और उसको आपने वो कर दिया। जैसे अभी जैसे सत्यम का केस, आप लोग तो पता नहीं, आप लोग को याद होगा, बहुत ही फेमस इंडिया का केस है सत्यम कंप्यूटर्स का। उस समय सत्यम कंप्यूटर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा था, बड़े लंबे चौड़े उसके शेयर्स थे, तो उन्होंने शेल कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। अभी बॉन्ड का केस सुन ही रहे हैं, उसमें मैं वो डिटेल नहीं जाऊंगा। एक विंडो ड्रेसिंग करते हैं, सेल कंपनी बना बना के वो डिटेल क्लासेस में जो CS बच्चे करते हैं, तो वहां पे ये बताया जाता है कि ये गलत बात हो जाती है कि आप बुक्स को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाती है। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर, which of the following are comes under criminal liability of auditor under Companies Act? क्रिमिनल लायबिलिटी, ये थोड़ा सा फेल्योर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और प्रॉपर्टी, ये तो आएगा, फेल्योर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और पेपर। जैसे कोई चीज है ऑडिटर के पास पड़ी हुई है, उसको रिटर्न नहीं कर रहा है, बुक्स पड़ी है चाहे कुछ भी, तो उस केस में भी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। ऑल ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन ऑडिटर, ये थोड़ा डाउटफुल है। According to Indian Penal Code, the auditor is similarly liable as any person for falsification of books। अभी बताया फाल्स, गलत आपने बुक्स बना दिया, भाई बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि कोई भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस या लेजर तभी आप घुमा सकते, घुमाना वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स की भाषा में, कि आपने घुमाया, उसको रॉन्ग एंट्री डाल रखी है, या तो पैसा ब्लैक मनी का है, और मोस्टली 90% केसेस में ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी क्या होता है, टैक्स इवेजन नहीं होता, टैक्स छुपाना नहीं होता। ब्लैक मनी कहाँ से आता है, गलत कामों को करके पैसा आता है। तो ऐसे केस में आपने बुक्स को क्या किया है, उसमें एक फैब्रिकेशन किया है, गलत किया है, तो वो भी क्रिमिनल लायबिलिटी में आ जाता है इंडियन पीनल कोड के अंदर। फॉल्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड पेपर, गलत तरह के पेपर लगा दिए तो वो भी। तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। फॉर टैक्स इवेजन एक्सीड्स 1 लाख रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट ऑफ, कहते हैं अगर टैक्स इवेजन कर लिया 1 लाख से ऊपर छुपा लिया, तो उसके लिए कितने का रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाती है, कितने का, ऑप्शन बी 6 महीने 6 मंथ टू 7 ईयर्स, 6 महीने से लेकर 7 साल। 1 लाख से ऊपर तक का टैक्स इवेजन किया, टैक्स छुपा लिया, टैक्स चोरी कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ ये भी क्वेश्चन आ गया, ओके डन। द काउंसिल ऑफ ICAI में रिमूव द ऑडिटर नेम फॉर ईयर ऑफ मोर देन इफ ही फाइंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बेटा, प्रोफेशनल एथिक्स की बहुत लंबी चौड़ी बुक है, हम CS के लिए ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। जैसे छोटा मोटा है, मैं आपको बता दूं, CA ऐड नहीं कर सकते, वो अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगा सकते, ठीक है, अपने किसी क्लाइंट को लाइसेंस नहीं कर सकते, खैर सब कुछ होता है। द काउंसिल ऑफ द ICAI, ऐसे केस में क्या ICAI ऑडिटर का नाम हटा सकती है, कितने हटाएगी, तो कितने सालों के लिए हटा सकती है बेटा, तो कहते हैं ऑप्शन सी 5 ईयर। इन केस ऑफ लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस टुवर्ड थर्ड पार्टी एंड ऑडिटर इज, अगर कोई ऑडिटर नेग्लिजेंट हो जाता है थर्ड पार्टी के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, कहते हैं उसके लिए वो नॉन लायबल है, थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। इन केस ऑफ लायबिलिटी फॉर fraud towards third party and auditor is, in case of liability for fraud towards third party, अगर कोई थर्ड पार्टी के प्रति फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए ऑडिटर क्या होगा, लायबल हो जाएगा। देखो नेग्लिजेंस और फ्रॉड में अंतर हो गया ना, क्योंकि देखो बेटा आपने अकाउंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखो अकाउंट मेंटेन करता है कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है, और थर्ड पार्टी दूसरी चीज हो गई। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ऑडिटर होता है, जो ये दोनों लोग उसी पे विश्वास करते हैं कि ऑडिटर जो कहेगा वही बात सत्य है। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड है और बैंक को पता चला और ऑडिटर ने सिग्नेचर कर रखा है, बता दिया कि नहीं ये बात सही है, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या हो जाता है, लायबल हो जाता है। नेक्स्ट, एन ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई विथ, ऑडिट रिपोर्ट किसके हिसाब से कंप्लाई होना चाहिए, देखो गैप के अनुसार, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम, नन ऑफ दिस। देखो ध्यान से सुनो, एक ही बात में सारी बात हो गई। गैप का फुल फॉर्म क्या होता है, जर्नल
एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कहते हैं बेटा, अभी आएगा क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे कि जब भी होना चाहिए अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, उसी पे ही ऑडिट की जाती है। ट्रू एंड फेयर का मतलब ये हो गया कि अकाउंटिंग रूल प्रॉपर हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसके अंदर हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सही से लगे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें फॉलो किए गए, यानी कि ये सारी चीजें क्या क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग क्या बोलते हैं रूल्स जो भी डेबिट क्रेडिट के, प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया हो कंपनी ने, तो इन सबको कंबाइंड में कहते हैं गैप। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी गैप के अंदर सब आ गया। ठीक, तो अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग मशीन कुछ नहीं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड ऑडिट रिपोर्ट इज अ, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, इज अ रिटन लेटर होता है, ओरल होता है, या बोथ है, रिटन होता है बेटा, ऑडिट रिपोर्ट कोई ओरल नहीं देता। ठीक, डन। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट बाय ऑडिटर इंक्लूड्स असेसिंग। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे पीएफ, ईएसआई, ये सारी चीजें, तो कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट बाय ऑडिटर, ऑडिटर वेरीफाई कर रहा है, इंक्लूड्स क्या करें, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन, लीगल ओनरशिप, हिस्टोरिकल। तो इसमें किसके बेस पे चलो, कैसे तुम वेरीफाई करोगे, तो कहते हैं कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना आपने डेबिट क्रेडिट का रूल खूब पढ़ा होगा कि व्हाट्स कम इन गोज, ये वो जो भी आपने पढ़ा, गोल्डन रूल। लेकिन अकाउंटिंग एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अभी आ गया है बेटा क्या बोलते हैं इंड एस, तो उनके बेस पे बनता है। तो यहाँ करें एम्प्लॉय बेनिफिट का जो जैसे ग्रेचुटी है, इनकी जो भी वेरिफिकेशन है, जो भी अकाउंटिंग होगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे ही होगी। और ऑडिटर को अगर चेक करना है ना पीएफ एसआई का जो भी कैलकुलेशन है, एंट्री है, तो भी किसके बेस पे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, The audit report is typically published with the companies. Audit report जो पब्लिश होगा विद द कंपनी, किस में होता है, कहां पे होता है बेटा, एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट के साथ जाता है। बड़े शानदार सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बट फिलहाल आप लोग एग्जाम दीजिए। द ऑडिटर रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए भाई। ऑडिट रिपोर्ट को ही पढ़ के सारे काम किए जाते हैं, शेयर होल्डर के लिए भी होता है, बैंक्स के लिए भी, क्रेडिट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी। ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी, कैसा होना चाहिए रिपोर्ट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी तरह का मिस स्टेटमेंट ना ही हो, गैप के हिसाब से बना हो, यानी कि ऑप्शन सी बोथ एंड बी। मतलब बहुत शानदार विषय, मैं इस पे बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग एग्जाम दीजिए। मटेरियल स्टेटमेंट पे ही एक एक दो दो क्लासेस लग जाती है केवल इस पॉइंट पे, कई सारे ऐसे हैं। चलिए नेक्स्ट, The auditor's report is a document containing the auditors. ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, ओपिनियन होता है बेटा, ऑडिटर का ओपिनियन दे सकता है। आएंगे एक जगह ट्रू एंड फेयर बताऊंगा, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि ऑडिटर क्या होता है, ब्लड हाउंड होता है या वॉच डॉग होता है। तो ऑडिटर वॉच डॉग होता है, वो अपना ओपिनियन देता है बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट कंटेंट आर कंप्लाइड फॉर ऑडिट रिपोर्ट। इसमें से ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यस, रिगार्डिंग ब्रांच ऑडिट, रिगार्डिंग स्टैंडर्ड, सभी बातें लिखी होती हैं, ऑल ऑफ दिस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 था। व्हाट एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, क्या क्या चाहिए होता है, टाइटल होता है, ओपिनियन पैराग्राफ होता है, सिग्नेचर होता है, पूरा एक बड़ा लंबा चौड़ा ऑडिट आपके सर ने क्लास में बताएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वाइल प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जब भी हम बनाते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है, इज मैंडेटरी, यस बेटा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है। मैंने कहा ना अगर डिटेल ये वो होता है ना, आपका एग्जाम लिखने वाला होता, तो ये सब आपको पहले पूछा जाता था कि एक ऑडिट रिपोर्ट का स्पेसिमेन बना के दिखाइए। ठीक, नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बेटा, ऑडिटर के द्वारा। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्लीन रिपोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट,
एडवर्स रिपोर्ट, डिस्क्लेमर बेटा अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, सॉरी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं इसको। क्लीन रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? अनक्वालिफाइड। बड़ा शानदार है बेटा, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। अनक्वालिफाइड का मतलब क्लीन है, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, इनके यहाँ बुक्स अकाउंट सब सही है। नेक्स्ट, which reports are prepared and auditor determines all financial records are free from misrepresentation is called, which reports are prepared and auditor determines all financial record are free from, सब कुछ इसमें फ्री है, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। एंड ऑडिटर डिटरमाइंस ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम मिस, एक तो क्लीन में होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, बोथ ए एंड सी में बेटा। देखो बड़ा शानदार दिया है, बीच में क्वालिफाइड डाल दिया है। तो अनक्वालिफाइड को ही क्लीन रिपोर्ट करते हैं। फिर से क्लीन रिपोर्ट अनक्वालिफाइड रिपोर्ट एक ही है, इसका मतलब उसकी बुक्स में कोई गलती नहीं मिली, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन डी, ए एंड सी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्वालिफाइड जैसे हुआ ना क्वालिफाइड रिपोर्ट, इसका मतलब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलतियां हैं, मिस्टेक हैं। अनक्वालिफाइड है रिपोर्ट, तो इसका मतलब उसके बुक्स में कोई मिस्टेक नहीं है, मटेरियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट नहीं है। ध्यान देना, एग्जाम में गलती हो सकती है अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड में। अनक्वालिफाइड का मतलब क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड का मतलब वो कंपनी ने कुछ ना कुछ गलती की है। चलिए नेक्स्ट, इन विच रिपोर्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विथ गैप। गैप के हिसाब से कौन सा रिपोर्ट होता है? विच रिपोर्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विथ बैक, ऑडिट रिपोर्ट में यार। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, नन ऑफ दिस। अनक्वालिफाइड में मतलब किस रिपोर्ट में होगा? तो है तो ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन अगर सबसे कहे तो अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ही होगा कि ये इसने अकॉर्डिंग्स विद गैप, यानी कोई गलतियां नहीं, गैप के हिसाब से ये अकाउंटिंग इन्होंने मेंटेन किया है। नेक्स्ट, एन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ टाइटल दैट इंक्लूड अ वर्ड। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या लेकर चलता है बेटा? कौन सा वर्ड लेकर चलता है? इंडिपेंडेंट ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिट वाली बात तो सभी लिखते हैं। खैर, द वर्ड independent used to illustrate that the report is prepared by auditor, independent auditor बेटा, ध्यान देना। दो तरह के ऑडिटर होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑडिटर जहां लिख के आएगा वो इंटरनल ऑडिटर होता है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब स्टैच्यूटरी या एक्सटर्नल, जिसको किसी लॉ ने बाहरी ऑडिटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, when reports are free from misrepresentation but gap is not followed properly for the maintenance of financial record। कह रहे हैं कि वहां कोई गलतियां नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन उसने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रूल फॉलो नहीं किया है, तो उसको कहेंगे बेटा, यानी कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, तो रिपोर्ट क्वालिफाइड हो गई बेटा। वहां मिस्टेक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट मैं अगली वाली वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन कह रहे हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट वहां पर नहीं है, बट वहां क्या है, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग रूल फॉलो नहीं किया, यानी इंटरनल कंट्रोल वहां नहीं है, तो ऐसे केस में रिपोर्ट क्वालिफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, द राइटिंग ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट इज एक्सट्रीमली टू दैट ऑफ एन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। कितना होता है बेटा? सिमिलर होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट अनक्वालिफाइड के लगभग सिमिलर होता है। मैं रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा और किसी चीज में बता दूंगा, या तो सर लोगों ने आपको बताया होगा। नेक्स्ट आते हैं, द क्लीन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर, ही तो बनाएगा, और कौन बनाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अ क्वालिफाइड रिपोर्ट शुड हाईलाइट द व्हाई ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अनक्वालिफाइड। ठीक है, किसको? रीजन बताएगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट कैन बी इशूड टू बिजनेस। कौन सा होता है बेटा? एडवर्स। अगर एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट चली गई तो वो कंपनी के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू।